हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे जब आप सभी को पता चला कि आपका जो बिहार एस्टेट का रिज़ल्ट है उसमें आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी लेकर आना है, इसके अलावा ये प्रक्रिया जो आपकी निर्धारित है वो नॉर्मलाइजेशन की बेस्ड है। तो अब ये बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन है क्या उससे फ़ायदा होगा या इससे नुकसान होगा, क्या हमारे मार्क्स इससे बढ़ेंगे या घटेंगे। तो जब से सब ने ये सुना है कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपका रिज़ल्ट जारी होगा, काफ़ी सारे प्रश्न जो है आप सभी के मन में हैं। और इसके अलावा जो प्रश्न आता है कि जब इनके द्वारा एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन निर्धारित कर दी है कि आपको इतने नंबर तो कम से कम लाने ही हैं तभी आप इस परीक्षा में पास हो सकते हैं, तो फिर उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों, सबके मन में प्रश्न है। लेकिन देखिए, ये तो अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है, जो ये आयोग है, वही इस बात का खुलासा कर सकते हैं कि उन्होंने ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्यों लगाया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं अब इस परीक्षा को लेके, संशय हम कह सकते हैं, समस्याएं कह सकते हैं जो इसमें देखने को मिली। पहली चीज़ कि देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपका नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे जो एक नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है जिसको सुन के सभी परेशान हैं, पहले तो एक बार हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स वाला यहाँ पास है। ठीक है, सामान्य वर्ग की मैं बात करूँ तो सामान्य वर्ग में आपका ये 150 नंबर का पेपर हुआ था, तो 50% अंक आपको लाने थे। यानी कि अगर आप 75 नंबर लाते हैं तो आप यहाँ पर पास है। अब 150 में से आपको यहाँ पे 75 नंबर तो लाने ही हैं। 75 नंबर से ऊपर अगर आपका आता है तो और ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन कम से कम 75 नंबर आपको लाने हैं। इसके बाद बात करते हैं पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की। तो इसमें आपको 68 नंबर तो लाने ही है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें इसकी, तो यहाँ पे आपको 63 यानी कि 64 हम कह सकते हैं, क्योंकि 63 पॉइंट ये पॉइंट में आ गया है तो यहाँ पे नंबर भी पॉइंट में आ गया है। तो यहाँ पे 63.75 है, तो 75 को मैंने आगे कर लिया तो ये 64 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 75, यहाँ पे आपका हो गया है 68, यहाँ पे आपका बन गया है 63, और इन तीनों में आपका 40% चाहिए तो ये आपका हो गया 60%। अब यहाँ पे एक मुझे प्रश्न आया था कि क्या जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको भी 40 अंक लाने हैं या फिर कि केवल बिहार की महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पर ये जानकारी आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी के लिए, चाहे वो बिहार की है चाहे वो अदर स्टेट की है, सभी के लिए ये 40% अंक की व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 60% अंक जो है, 60 नंबर जो है आपके 150 में से होने चाहिए। आप सामान्य वर्ग में आते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के जो पुरुष वर्ग है वो यहाँ पे आ जाते हैं। महिलाएं जो है वो अलग से इसमें आरक्षित हैं, उनके लिए 60 नंबर है। तो चाहे वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, किसी भी अन्य राज्य की हो, उत्तर प्रदेश के हो, तो उनके लिए यहाँ पे 40% अंक यानी कि 60 नंबर मान्य होगा। ठीक है, बस यहाँ पे ये है कि जो आपका ये जो छूट मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, महिलाओं के लिए अलग से इसमें प्रावधान है, अलग से आपके लिए इसमें छूट दी गई है। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपको। अब यहाँ पे आपको मैं जो दिखाने के लिए मुख्य रूप से लाई थी वो है, देखिए इसमें ही बात कर दी गई है कि नॉर्मलाइजेशन की
और नॉर्मलाइजेशन की विधि क्यों अपनाई जाती है वो भी यहाँ पे इन्होंने लिख दी है कि अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि जो है अपनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी देखिए नॉर्मलाइजेशन की पद्धति कहाँ अपनाई जाती है, जहाँ मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं और आपका मान लीजिए मंडे हो गया, ट्यूसडे, कोई भी तिथि रख सकते हैं, वेडनेसडे। अब सब दिन अगर मैं बात करूं, इन तीनों दिन अगर हिंदी होता तो हम कह सकते थे कि तीनों दिन हिंदी हुआ है, लेकिन यहाँ इस परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ है। एक दिन अगर हिंदी हुआ है तो दूसरे दिन इंग्लिश और तीसरे दिन मैथ्स का पेपर हुआ है। फिर ये नॉर्मलाइजेशन की पद्धति तो यहाँ आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जैसे अगर हिंदी पीजीटी के लिए बात आ रही थी तो हिंदी पीजीटी का पेपर केवल 14 सितंबर को हुआ है, ना कि अन्य किसी भी दिन। यहाँ पे हिंदी पीजीटी की जो पेपर हुए हैं वो केवल 14 सितंबर को हुए हैं, अन्य किसी भी तिथि में। तो ऐसे में उनके साथ ये नॉर्मलाइजेशन का क्यों है नहीं कहा जा सकता कि ऐसे में क्या ये घोटाला क्यों किया गया है, ये सबके साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर दिन यहाँ पे अलग अलग पेपर हुआ है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वेरिएशन ऑफ जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड से किया जाएगा। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है देखिए, तो यहाँ पे इनके अनुसार इन्होंने जो है देखिए क्या बताया कि अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता कि वो पास है कि वो नहीं है, इसके लिए जो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है उसके आधार पर उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, ना कि उनके रॉ स्कोर पर। मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने इसका एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी के अगर 150 में से आपने 150 नंबर का पेपर दिया है और उसमें आपके 76 नंबर आ रहे हैं, और जब ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें लगी तब आपका नंबर घट के 74.90 हो गया, ठीक है। तो अब 150 का 75%, जो 50% जो कि 75 नंबर बनता है वो आपने प्राप्त नहीं किया, तो आप क्वालिफाइड नहीं हैं। आगे कहते हैं कि यद्यपि कि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के उत्तर गलत दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऋणात्मक प्रभाव लाता है। अब यहाँ पे इनके द्वारा देखिए बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे इन्होंने उदाहरण जो दिया है उसके आधार पर कि अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे 76 नंबर पेपर में आ गया, ठीक है, तो आपने सोचा कि 150 में से मैं तो 76% करके आया हूँ तो मैं यहाँ सेलेक्ट हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें लगी तो उसके अनुसार आपके जो मार्क्स बन गए वो हो गए 74.9, और आपको कितने लाने हैं, 75 लाने हैं। तो अब यहाँ पे आप अनुत्तीर्ण हो गए, आप इस परीक्षा में सफल नहीं हुए। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं धोखा है। अब यहाँ पे अगर आपका 80% नंबर है तब आप स्वयं को सेफ समझ सकते हैं। तो जो भी बच्चे 80% नंबर लेकर आए हैं, 80 मार्क्स है, वो अपने आप को सेफ समझे। बाकी उनके लिए ख़तरा है जो ये बाउंड्री लाइन पे हैं, यहाँ पे 75 का 76 है, 77 है, उनके लिए ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी बाधक बन सकती है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसमें कितने मार्क्स कटेंगे, क्या होगा, ठीक है। बाकी 80 नंबर वाला अपने आप को सेफ समझ सकता है, या उससे ऊपर वाला जहाँ खतरा लग सकता है वो है 76 और 77 नंबर पे, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। तो ये तो रिज़ल्ट आने के बाद ही निर्धारित होगा कि किसको इसका फ़ायदा हुआ है और किसको कितना इसका नुकसान हुआ है। चलिए जो भी रहेगा अब रिज़ल्ट तक का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद ही हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।